हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। ये अपना आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा था, जिसके अंतर्गत अपन ने फर्स्ट चैप्टर कार्यशाला सुरक्षा अभ्यास पढ़ लिया था। सेकंड चैप्टर कार्यशाला अभ्यास एवं वास्तु औजार पढ़ लिया था। तीसरा चैप्टर वायर जॉइंट सोल्डरिंग भूमिगत केबल पढ़ ली थी। चौथा चैप्टर था मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास पढ़ लिया था। पांचवा जो चैप्टर था चुंबक एवं संधारित्र पढ़ लिया था। छठवां अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पहले सातवां सेलिब्रिटी पढ़ा दिया था। इसके बाद में आज अपन जो पढ़ेंगे वो आठवां चैप्टर जो है, इस पर डिस्कस करेंगे। आठवें चैप्टर पर आठवां चैप्टर है आपका वायरिंग अभ्यास या वायरिंग प्रैक्टिस। ये चैप्टर आपके लिए, आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे हो तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके आईटीआई एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ में आपको इस चीज़ की वायरिंग प्रैक्टिस की जो नॉलेज है ये आपको होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह में जो क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी, आप आईटीआई करें तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इस चैप्टर को मिस नहीं करना है, चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और देखना है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो अपने चैप्टर का नाम है जो दिया है वायरिंग अभ्यास। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है अपना, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। एल सीरीज, श्रृंखला बोल दो या सीरीज बोल दो। यहाँ पर एमसीबी का पूरा नाम नोट कर लेना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जनरल लाइटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको आप अपने रफ पेज में या फेयर में जो भी है क्वेश्चन को नोट कर लिया करो और उसका करेक्ट आंसर नोट कर लिया करो। तो एल श्रृंखला एमसीबी के साथ, एल सीरीज के साथ में बोल सकते हो, एल सीरीज एमसीबी के साथ कौन सी विद्युत उपकरण प्रदान किया जाता है, तो जनरल लाइटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया सामान्य स्थिति में संपर्क करना, असामान्य स्थिति में संपर्क करना, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क तोड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। क्योंकि ये करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा, असामान्य स्थिति मतलब जब सप्लाई आ रही हो, वोल्टेज करंट आ रहा, वोल्टेज आ रहा हो, लाइट आ रही हो। असामान्य स्थिति मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट कम ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है, मतलब लाइट तो स्वचालित रहेगी, चालू रहेगी, तो सर्किट को तोड़ देगा, अलग कर देगा, जिससे अपने उपकरणों की सुरक्षा हो जाएगी, बच जाएंगे वो खराब होने से। तो सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। जो कंसील्ड वायरिंग है, जो वायरिंग जो होती है मकानों बिल्डिंग वगैरह में की जाती है। कंडक्ट वायरिंग की जाती है, कंसील्ड वायरिंग की जाती है, केसिंग केबिंग वायरिंग की जाती है, तो इस तरह की वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। तो ऑप्शन ए में दिया है संभालने में आसान, बी में दिया है कम वोल्टेज पाथ, उच्च कुचालक प्रतिरोध, डी में दिया है नमी से सुरक्षा। तो कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा ये रहता है
कि नमी से सुरक्षा रहती है, नमी बोल दो या मॉइस्चर बोल दो, और शुद्ध भाषा में बोल दो इसको सद्द। तो कंसील्ड वायरिंग का ये फायदा है कि वायरिंग के अंदर सद्द नहीं जाती, और अगर सद्द चली जाती है तो मकान के अंदर जो दीवार के अंदर करंट आ जाता है। तो नमी से सुरक्षा के लिए कंसील्ड वायरिंग करना फ़ायदा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरेख का नाम क्या है? ये जो दिया गया है इसका नाम क्या है? ये जो दिया गया है, ए में दिया लेआउट आरेख, बी में दिया वायरिंग आरेख, सी में दिया है इंस्टॉलेशन प्लान, और डी में दिया है योजनाबद्ध आरेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंस्टॉलेशन प्लान, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का क्या उद्देश्य है? पेंडेंट होल्डर मानते हैं जो सादा होल्डर होते हैं, जो अपन जहाँ बाहर लाइट लगाना हो, बल्ब लगाना, तो वो होल्डर में लगा ले आते हैं, एक 5-10 रुपए का उसमें लगा देते हैं। और क्या होता है, कई जगह गांव में, खेतों में या गांव में कहीं टपैयाँ वगैरह बनी रहती तो उसमें लटका देते हैं। पेंडेंट होल्डर वो वाला होता है, तो उसको कौन सा होल्डर बोलते हैं? पेंडेंट होल्डर। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि सामान के टर्मिनल से तनाव कम करें। मतलब जो टमाटर वो गांठ लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? तो वो गांठ इसलिए लगाई जाती है। डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि सामान के टर्मिनलों से तनाव कम है। मतलब जो टर्मिनल रहते हैं जहाँ पर डोरी जोड़ लगाते हैं, तो वो उन पर दबाव ना पड़े, तनाव ना कम करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? फ्यूज, सीलिंग रोज, इंटरमीडिएट स्विच, पेंडेंट लैब। तो कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी, सीलिंग रोज। ये सीलिंग रोज क्या होता है? छत का पर लगा रहता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमसीबी का विस्तार क्या है? इसको मैंने अभी कुछ पहले ही बताया था, पहले ही क्वेश्चन में था ये। तो इसका पूरा नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीबी। और भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। एमसीबी का पूरा नाम रहता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी परिपथ भंजन का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। किस परिपथ भंजन का उपयोग? परिपथ भंजन का उपयोग मतलब परिपथ भंजन बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर बोल दो या परिपथ भंजन बोल दो। 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा एमसीसीबी, मॉडुलेट। और यहाँ पर ये जो दिया है एमसीसीबी, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर आप अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है ये कि एमसीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मॉडुलेट केस सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है? मॉडुलेट केस सर्किट ब्रेकर। ठीक। और तो यहाँ पर लिख लेना, आप नोट कर लेना। पहले तो क्वेश्चन लिखना कि किस परिपथ भंजन का उपयोग या किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसका उपयोग 100 एम्पीयर की धारा रेटिंग से ऊपर करते हैं? तो आंसर में लिख लेना मॉडुलेट केस सर्किट ब्रेकर, कोष्टक में लिख लेना एमसीसीबी। फिर वहीं पे एक डैश बना के नेक्स्ट कोष्टक में लिख लेना कि ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी इम्पोर्टेंट है। ईएलसीबी, एक तो जो एमसीबी की फुल फॉर्म
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ELCB की फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और MCCB की फुल फॉर्म मॉड्यूलेट केज सर्किट ब्रेकर, और RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये जो ए वाली फुल फॉर्म RCCB, MCCB, ELCCB और MCB, ये चार ही फुल फॉर्म आपको रटी होने चाहिए एकदम से। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? ये सर्किट लिखा हुआ है यहाँ पर, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं, तो ये स्विच कौन सा है? तो ये जो स्विच दिया है 2 वे स्विच है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर, तो ये आप नॉर्मल वैसे ही याद कर लेना, ये फिक्स है, ये चीज़ फिक्स रहता है। जैसे पाई का मान 3.1422/7 जो होता है, ऐसे ही पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.4। DC सीरीज MCB का अनुप्रयोग कौन सा है? अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग, तो DC सीरीज MCB का अनुप्रयोग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, लोकोमोटिव। तो इस बात का ध्यान रखना, MCB में जो फुल फॉर्म बताई थी वो रट लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB में मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है? इसमें MCB में क्या, 2 धातु की पट्टियाँ लगी रहती है, वो उनका कार्य क्या है? अति भार से बचाना, लघु पतन से बचाना, अधिक वोल्टेज से बचना, अर्थ रिसाव सुरक्षा। तो इसका जो MCB में 2 धातु की 2 पट्टी लगी रहती है, द्विधात्मक पट्टी मतलब 2 पट्टी लगी रहती है धातु की, वो क्या रहती हैं? ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब अति भार से बचना। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? कंड्यूट जो पाइप होते हैं कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई मीटर में, अतिरिक्त व्यास मीटर में, बाह्य व्यास मीटर में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाह्य व्यास मीटर में, mm में। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? जो है विद्युत उपकरण में जो सामग्री है इसका नाम क्या है? 2 पिन प्लग, बी में दिया 3 प्लग, सी में दिया सीधे प्रवेश के साथ लोहे संयोजन, डी में दिया बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजन। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधे प्रवेश के साथ लोहे संयोजक। इस टाइप के क्वेश्चन आया करे ना, तो इसका चित्र बनाने का प्रयास कर लिया करो, उसी के नीचे लिख लियो कि इसका उपयोग सीधे प्रवेश के साथ लोहे संयोजन नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्ट सामग्री का नाम क्या है? अब जैसे ये आ गया तो इसका चित्र बनाने का प्रयास कर लिया करो, चित्र बना लिया करो, और इसके बगल से इसका नाम लिख दिया करो। ऑप्शन में दिया ठोस बैंड, बी में दिया ठोस एल्बो, सी में दिया निरीक्षण बैंड और निरीक्षण एल्बो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निरीक्षण बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रिले का नाम क्या है? ये जो रिले है इस रिले का नाम क्या है? अब रफ पेज लेना, उस रफ पेज पे इसका चित्र बना लेना, उस पर नाम लिख लेना कि इस रिले का नाम क्या है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाई रीड रिले। इसका नाम है डाई रीड रिले, वो सॉरी ड्राई रीड रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? परिपथ आरेख बोल दो या सर्किट डायग्राम बोल दो। वायरिंग इंस्टॉलेशन में सर्किट डायग्राम का उद्देश्य क्या है, या फिर बोल सकते हैं वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख। परिपथ आरेख
और सर्किट डायग्राम एक ही शब्द है का उद्देश्य क्या है। ए में दिया है सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए सर्किट। बी में दिया सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। सी में दिया है पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि आरेख का नाम क्या है, या ये जो बनाया है इस सर्किट डायग्राम का नाम क्या है। पूरे सर्किट डायग्राम का इसका नाम क्या है, क्या है ये। तो क्या है ये, स्थापना योजना। बी में दिया लेआउट आरेख, सी में दिया वायरिंग आरेख और डी में दिया परिपथ आरेख। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्किट डायग्राम या परिपथ आरेख। अब आता है ICDP मुख्य स्विच कहाँ उपयोग किया जाता है। ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर याद करने से पहले इसको ICDP की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। तो ICDP मतलब आयरन क्लैड डबल पोल, आयरन क्लैड डबल पोल, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो स्विच का उपयोग कहाँ हो किया था। बड़े उद्योग स्थापना, मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण, एकल फेज, घरेलू स्थापना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। एकल फेज घरेलू स्थापना मतलब सिंगल फेज, और घर की जो वायरिंग होती है मकान की, और उसमें जो सिंगल फेज होती है। तो एकल फेज मतलब होता है सिंगल फेज घरेलू स्थापना में। एकल फेज बोल दो या सिंगल फेज बोल दो घरेलू स्थापना में। और यहीं पर ICDP बगल से लिख लेना। ICDP का पूरा नाम क्या है, आयरन क्लड डबल पोल, ये अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो इसका आंसर दिया है 1.0, 1.11, 1.4, 1.7। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला 1.11। तो ये फिक्स रहता है। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग फैक्टर बोल दो या फ्यूजिंग गुणांक बोल दो, ये फिक्स है 1.11। और उससे पहले HRC का पूरा नाम जरूर याद रख लेना। तो HRC का पूरा नाम रहता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी ये क्या होता है, एक प्रकार का फ्यूज होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो HRC का नाम लिख लेना कोष्टक में, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। इसका फ्यूजिंग फैक्टर बोल दो या फ्यूजिंग गुणांक बोल दो, तो 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। ए में दिया है क्लीट वायरिंग, इसको क्लीट वायरिंग बोलते हैं। क्लीट उसमें टाइप हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, क्लीट वायरिंग बोलते हैं, क्लीट वायरिंग। बी में है कंसील्ड वायरिंग, सी में है PVC कंड्यूस्ड तारों, और डी में है धातु कंड्यूट वायरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। अब बात करते हैं अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए। अब अस्थायी प्रतिष्ठान क्या होता है ये। तो अस्थायी प्रतिष्ठान होते हैं जैसे कि शादी ब्याह में जो टेंट के अंदर जो लाइट फिटिंग की जाती है, और जो मेला वगैरह लगते हैं जहाँ पर जो 2-4 दिन का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर जो लाइट फिटिंग करते हैं, लाइट की व्यवस्था कर देते हैं,
तो उसको बोलते हैं अस्थायी प्रतिष्ठान। तो उसमें जो लाइट फिटिंग टेंट के अंदर जो शादी पार्टी लॉज के अंदर जो शादियाँ होती हैं उसमें जो लाइट का फिटिंग करते हैं तो उस फिटिंग को बोलते हैं अस्थायी प्रतिष्ठान बोलते हैं। उसके अंदर जो लाइट फिटिंग करी जाती है तो उसको बोलते हैं क्लीट वायरिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयोग की जाती है, तो क्लीट वायरिंग ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो इसका जो आंसर रहेगा ए में दिया लचीले कंड्यूट, बी में दिया कठोर इस्पात कंड्यूट, डी सी में दिया कठोर धात्विक कंड्यूट और जी में दिया तो इसका जो करेक्ट आंसर बी वाला है कठोर इस्पात कंड्यूट। ठीक, गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए तो कठोर इस्पात कंड्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। ट्री सिस्टम मतलब जिसमें 3 सिस्टम हो लाइट के। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है, तो गोदाम वायरिंग में, औद्योगिक वायरिंग में, घरेलू वायरिंग में, बहुमंजिल भवन में। बहुमंजिला भवन मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जो 2-3 मंजिल की लाइट होती है, 2 मंजिल 3 मंजिल जो मकान होते हैं उसको बोलते हैं बहुमंजिला भवन। बहुमंजिला भवन बोल दो या डबल बिल्डिंग बोल दो या 2 बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनी हो उसको बहुमंजिला भवन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी रहेगा कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर किया जाता है, तो आंसर में है बहुमंजिला भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। ए में 12 mm, बी में 19 mm, सी में 25 mm, डी में 50 mm। तो सी में 25 mm ये करेक्ट है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार 25 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए में दिया हिक्की का, बी में दिया है कपलर का, सी में दिया पाइप वाइस का, डी में दिया है बैच वाइस का। तो कंडक्ट को मोड़ने के लिए हिक्की का प्रयोग किया जाता है, हिक्की का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIR के अनुसार कठोर कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। सबसे पहले तो BIS की फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नोट कर लो, लिख लो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, अब इसके बाद कठोर कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है, तो 11 से 27 mm। बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। सामग्री प्रतीक का नाम क्या है इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहु स्थिति एकल ध्रुव, डी करेक्ट आंसर है। बहु स्थिति, बहु मतलब होता है 2, तो इसके जो 2 कोने ऊपर के बहु, जो क्या होगा बहु। एकल ध्रुव स्विच, तो एक ध्रुव ये लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, इसका बहु स्थिति एकल ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। घर के जो तार होते हैं उसमें लचीले तार अपन क्यों लगाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। सहज वायरिंग ए में, बी में स्थायी संयोजन, सी में सीलिंग में छेद के मध्य से केबल चलाएं, डी में दिया है ट्रांसपोर्टेबल
उपकरण कनेक्शन। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो घरेलू तारों में लचीली तारों का उद्देश्य है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। लचीले तार इसलिए है कि उपकरणों के कनेक्शन अपन आसानी से कर सकें। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? जो तांबे के फ्यूज तार, जो फ्यूज बनाते हैं, उसके फ्यूज के अंदर तांबे का तार लगाते हैं, उस पर टिन की कोटिंग क्यों की जाती है? उसका उद्देश्य क्या है? यानी कि तांबे के तार पर टिन की पॉलिश क्यों करते हैं? मतलब कहने का ये है क्वेश्चन का कि तांबे के तार पर टिन की पॉलिश क्यों करते हैं। उसका मतलब है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। ए में दिया उच्च तापमान सहना, बी में दिया फ्यूजन गुणांक में वृद्धि, सी में दिया है तांबे के तार को ऑक्सीकरण से रोकना, डी में दिया है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फ्यूज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? ए में दिया स्विच बॉक्स में, बी में दिया जंक्शन बॉक्स में, सी में दिया वितरण बॉक्स में, डी में दिया सॉकेट संयोजन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉकेट संयोजन। तो ध्यान रखना है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? तो सॉकेट संयोजन में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है? कुचालित मतलब जिसमें लाइट न जाए। चार कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है? ए में दिया जोड़ा, बी में दिया क्रोड और सी में दिया है क्वाड, डी में दिया परत। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वाड। चार कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है? क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? परिपथ में दोष खोजना, आवेश धारा को देखना, अपशिष्ट धारा को देखना, अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करना, लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा करना। ईएलसीबी, तो सबसे पहले तो आपको ईएलसीबी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था अभी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एक इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग क्यों करते हैं? परिपथ में दोष खोजना, बी में अपशिष्ट धारा को देखना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट धारा को देखना। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है, क्या करता है? अपशिष्ट धारा को पहचानना या देखना। ठीक। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में घर की जो वायरिंग करते हैं उसमें लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? दोषों की पहचान करना आसान है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कोई अलग से जोड़े का उपयोग नहीं किया जा सकता। सी में अधिक संख्या में टैपिंग की जा सकती है। डी में अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोई अलग से जोड़े का उपयोग नहीं किया जा सकता। घरेलू वायरिंग में इंस्टॉलेशन लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? तो कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टीवी स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? मतलब मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने ट्यूबे स्विच चटकनी बोलते हैं जिसको, कितने ट्यूबे स्विच एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, कोई लैंप है
उस लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना है, मतलब बंद चालू करना 3 जगह से। तो ऐसे कितने टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी? टू वे स्विच, एक चटकनी होती है उसका नाम होता है टू वे स्विच। तो एक लैंप 3 जगह से करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मतलब कहने का समय ना है, थोड़ा सा ध्यान देना। कितने टू वे स्विच, तो ये चटकनी का नाम होता है टू वे स्विच। एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रण करना, मतलब बंद चालू करना है, तो कितने टू वे स्विच लगेंगे? तो उसके लिए 3 जगह से नियंत्रण करना, तो 2 टू वे स्विच काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग पर प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये जो निशान दिया है इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है प्लग और सॉकेट। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चित्र बना लेना और लिख लेना वहीं पे। विद्युत सामग्री का नाम क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? तो स्क्रू होल्डर। तो क्या है? एडिशन स्क्रू होल्डर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया था? सीलिंग में स्क्रू का छेद करने के लिए। सीलिंग मतलब जो छत के पंखे वगैरह पर जो एक वो लगा रहता है, बिल्कुल छत से सटीक के पंखा लगाते हैं तो उसके छत से लगा रहता है, उसमें जो पेच के स्क्रू के द्वारा पर वो छेद कर देते हैं, उसमें क्या भर देते हैं? नायलॉन भर देते हैं। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु जो भरा पदार्थ प्रयोग किया था वो क्या किया जाता है? कागज किया जाता है, सीमेंट की जाती है, पतली पॉलीविनाइल क्लोराइड किया जाता है, नायलॉन के द्वारा उसको भर देते हैं। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? बहुमंजिला मतलब डबल बिल्डिंग या 3 मंजिल या 2 मंजिल, उसको बोलते हैं बहुमंजिला इमारत में के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? आसान भार संतुलन, नियत वोल्टेज वितरण, न्यूनतम वोल्टेज पात होना, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बहुमंजिला इमारत होती है उसमें ट्री सिस्टम प्रणाली बोल दो या सिस्टम बोल दो, तो ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? क्योंकि कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? आघात बिजली आपूर्ति में, आघात मतलब क्या होता है? आघात मतलब नुकसान वाली बिजली। आघात बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या? मतलब जो हानि खराब लाइट आ गई तो फ्यूज कट हो जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है, स्थिर अप वो पूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए, या ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आघात बिजली आपूर्ति मतलब जो खराब लाइट आ रही है तो फ्यूज क्या कर देता है? उसको कट कर देता है। ओवरलोड, लाइन ओवरलोड हो रही है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? बिजली की आग से बचाव, बी में शक्ति हानि कम करना, बिजली के व्यतिकरण से बचें, वोल्टेज स्तर बनाए रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, बिजली के व्यतिकरण से बचें। काफ़ी स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को देख नहीं रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, समझें। लास्ट में आपको जब एग्ज़ाम होंगे मई जून में जाके,
जून में जाके, तो आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों से लेके। यही क्वेश्चन सीधे के सीधे उठ के आपको वहाँ कंप्यूटर पे मिलेगा, उस टाइम पछताओगे जी तो सर ने बताया था तो आप पढ़ के आते तो अच्छा होता। तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब मोस्ट ही है। तो होम थिएटर वायरिंग में मतलब होम थिएटर वायरिंग कैसी होती है, जैसे अपना कोई कमरा है, कमरे के अंदर तो एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें 8-10 चटकनी लगी रहती हैं। एक बोर्ड ऐसा लगा रहता है कि उसमें एक चटकनी लगी रहती है, एक सॉकेट लगी रहती है जिसमें एक प्लग लगा सकें। तो उसके अंदर जो थिएटर वायरिंग क्या बोलते हैं, जैसे उस पे एक बोर्ड में 8-10 चटकनी लगी हुई हैं, जिससे अपन बल्ब को बंद चालू करते हैं, पंखे को बंद चालू करते हैं, कूलर को बंद चालू करते हैं, टीवी को बंद चालू करते हैं। तो वो चीज़ हो गई। लेकिन और फिर आ रहा शब्द आ रहा है पावर वायरिंग। पावर वायरिंग कौन सी होती है, जिसमें एक स्विच लगा हो, मतलब चटकनी लगी हो, और एक प्लग लगाने की सॉकेट लगी हो, तो उसको बोलते हैं पावर। कि अलग अलग सिफारिश क्यों होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिजली के व्यतिकरण से बचें। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है, तो बिजली के व्यतिकरण से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज कौन से प्रकार का है, जो फ्यूज है कौन से प्रकार का है, तो इस फ्यूज का जो नाम है वो ध्यान रखना, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज, HRC, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। चित्र बना लेना और उसके सामने लिख लेना हाई रैप्चरिंग फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है, जो ये सर्किट है इस सर्किट का नाम क्या है, सुरंग प्रकार वायरिंग, गलियारा प्रकार वायरिंग, गोदाम प्रकार वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदाम प्रकार वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है। AC और DC क्या होता है, AC मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। DC करंट मतलब डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यावर्ती धारा। DC मतलब डायरेक्ट करंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। क्वेश्चन की वो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है, तो फेराडे रिले, ऊष्मीय रिले, इम्पल्स रिले, ड्राई रीड रिले। तो इम्पल्स रिले एक ऐसी रिले है जिसको AC और DC दोनों में काम कर जाती है। AC और DC क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या चीज़ होती है जी, जो अपना पंखा चलता है, कूलर चलता है, जो 11 kV की लाइन आती है, मोटर चलती हैं, तो ये चलती हैं प्रत्यावर्ती धारा पे, अल्टरनेटिंग करंट पे। DC जो सेल बैटरी में से जो करंट निकलता है वो DC निकलता है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कौन सी चीज़ है वो AC और DC दोनों पर काम कर, दोनों सप्लाई पे जो रिले काम कर रहा है तो इम्पल्स रिले बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए, दोष मतलब फॉल्ट में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, कट ऑफ गुणांक। सी इसका करेक्ट आंसर है, इसको याद कर लेना। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय कट ऑफ गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग, तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, बेलनाकार पाइप पर भार थ्रेड काटना। तो डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है, बेलनाकार पाइप पर भार थ्रेड काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लैंप को नियंत्रण करने के लिए गोदाम वायरिंग में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होंगे। भाई 2 तरह मतलब टू वे स्विच या 2 तरह स्विच बोल दो या टू वे स्विच बोल दो। ये शब्द क्या है, एक चटकनी होती है। तो
4 लैंप को नियंत्रण करने के लिए 4 बल्ब है, कोई गोदाम के अंदर लगे हैं, उनको बंद चालू करने के लिए 2 तरह के मतलब जो ट्यूबें जो चटकनी है वो कितने स्विच की आवश्यकता होगी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 चटकनी से वो 4 लैंप को नियंत्रण आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल सीरीज एमसीबी के द्वारा, एल श्रेणी बोल दो या सीरीज बोल दो, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। मोटर को, गीजर को, दस्ती औजार को, बर्तन को। तो गीजर को ध्यान रखना। एल सीरीज या एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा गीजर के भार को सुरक्षित किया। गीजर क्या होता है, जो पानी गर्म करने का रॉड आता है उसको बोलते हैं गीजर। जो सर्दियों में हम पानी गर्म करने के लिए करते हैं तो वो एक रॉड चाहिए उसको गीजर बोला जाता है। तो एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को, तो भार यहाँ पर क्या चीज़ हो गई, गीजर। गीजर को क्या बोलते हैं, भार या लोड बोल दो। भार को इंग्लिश में बोलते हैं लोड। तो यहाँ पर भार कौन है, गीजर है। तो गीजर को अपन भार भी बोल सकते हैं और लोड भी बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा सुरक्षित रहेगा, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो गीजर को सुरक्षित किया जाता है। गीजर मतलब पानी गर्म करने की जो रॉड होती है वो। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, तो ऑप्शन में दे रहा है झटके से सुरक्षा, अतिभार से सुरक्षा, लघु पतन से सुरक्षा, लीकेज धारा से सुरक्षा। लीकेज धारा से सुरक्षा, तो लघु पतन सुरक्षा, अतिभार सुरक्षा, ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, झटके से सुरक्षा। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, मतलब यहाँ पर देखना अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर की जगह पेपर में ए भी आएगा। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर नहीं आया तो फिर ए आएगा, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो क्वेश्चन में बात को मेरी ध्यान से समझना। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB, तो आर कैपिटल पहली वाली ABCD में लगना कैपिटल में, RCCB का पूरा नाम, तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर। तो वहीं पर बगल से लिख लेना RCCB और उसका पूरा नाम लिख लेना रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये किस काम में आता है, झटके से सुरक्षा काम आता है। विद्युत झटके से सुरक्षा में मदद करता है, झटका नहीं लगने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव है। तो मतलब कम करंट झेलने वाली सहने वाली केबल है, उसको उसमें क्या है, उच्च धारा फ्लो कर दे। कोई डोरी है उसमें वो कितने की है, मतलब कम करंट झेल पा रही है, उसमें अपन उच्च करंट दे तो उस पर वो क्या हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गर्मी के कारण जल जाएगी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है यह चिन्ह काय का है, तो जिस चिन्ह काय का है, छत के पंखे का। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये चिन्ह जो सिंबल दिया है ये काय का है, छत का पंखा फिक्स है। इस ऐसा चित्र किसको दर्शाता है, छत के पंखे को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से इनके क्वेश्चन को रट लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। और मेरा कहना तो यही है, सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन को उतारते जाओ और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने बताएंगे तो उनको उसके साथ में लिखते जाओ, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत मदद मिलेगी। और आपको एग्ज़ाम के अंदर सीधा सीधा जो क्वेश्चन जो दिया है ऐसा का ऐसा ही उठा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि
इन्हीं से ही पूरा पेपर आएगा आपका। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।